हाँ, चलिए देखिए बेटा, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आप देखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस किस में काम आएगा, एक तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में काम आएगा और दूसरा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होना बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको 11th में केमिस्ट्री में सीख लेना चाहिए था। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आप देखेंगे 1.67, कुछ लोग इसको 1.68 भी लिख लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपका एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद आप देखेंगे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों सेम होती हैं। 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये तो तीनों के द्रव्यमान है जो आपको पता होना चाहिए। और इनमें खास करके अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है याद करने में, तो केवल इसको तो याद कर ही लें। जो बच्चा सबसे वीक है, जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, केवल नाश्ता पानी में मन लगता है, वो इसको तो जरूर याद कर ले। ये तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद आवेश की। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, -31 पावर लगी है। बेटा डिस्टर्ब ना करें बीच में। हाँ देखो, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आप लोगों को पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश को कितना लिखा जाता है, हमने उस दिन बताया था आप लोगों को जब आवेश के बारे में पढ़ाया था। आवेश को लिखा जाता है कूलाम में। तो आवेश का, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसलिए आवेश को हमने कूलाम में लिखा है। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद एक प्रोटॉन का आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो ये होता है प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक प्रोटॉन का आवेश है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। सेम वैल्यू है दोनों, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। बस डिफरेंस केवल इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है। केवल इतना डिफरेंट है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस। अब आप देखेंगे एक न्यूट्रॉन पर आवेश। मुस्कान, उनको देखना आज शायद अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तनु ने पता नहीं कहाँ रह गई हैं। एक बार मैसेज या कुछ कॉल वगैरह उनको कर देना अगर कर सकते हो तो, नहीं तो उनकी क्लास छूट जाएगी आपकी। हाँ, एक न्यूट्रॉन पर आवेश। तो एक न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये तो शायद सभी बच्चों को पता होगा, 0। क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब कि उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसमें से वैसे तो ये अगर आपको सभी वैल्यू पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिजिक्स में तो ये काम में आना ही आना है। कहाँ पर, एक तो न्यूमेरिकल करने में और दूसरा आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में। आप ओल्ड पेपर उठा के देखना कितनी बार ये पूछे गए ऑब्जेक्टिव में।
लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर ये वैल्यू याद करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसमें से कम 2 वैल्यू तो याद कर ही लें। कौन सी? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कम से कम 2 वैल्यू तो आपको पता होना ही चाहिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल में और किसी चीज में कोई दिक्कत आपको ना आए। और केमिस्ट्री में तो आपको वैसे भी करना पड़ेंगे, तो आपके काम की ही है इसलिए। तो ठीक है, ये हमने कल जो पढ़ाया था उसमें कुछ खास इंपोर्टेंट वैल्यू हमने आपको लिख करके अपने नोट्स में भी सेंड कर दी थी, जहां से आपको डायग्राम बनाना थी आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, और ये वैल्यू हमने आपको वहां लिख करके बता दी थी, पर यहाँ भी बता दी है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, न्यूट्रॉन का इतना होता है। बहुत आसान तरीका है याद करने का, आप लोग चाहो तो नोट कर लो। वैसे हमने कल जो नोट सेंड किए थे उसमें ये वैल्यू लिखी थी, तो आपने पहले ही कर ली होगी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻³ किलोग्राम। ये दूसरी बार इसलिए बता रहे हैं, हम आप लोगों से पूछेंगे, याद रखना क्लास में बार बार, है ना। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 10⁻27 किलोग्राम। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो उसको याद करने का तरीका है कि जो प्रोटॉन का होता है वही न्यूट्रॉन का होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। अब बात करें आवेश की, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो माइनस का 1.6 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है। वैल्यू आवेश की सेम होती है। आवेश को कूलम में लिखा जाता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसलिए कूलम लिखा है। जैसे वजन को किलोग्राम में लिखते हैं ना, वैसे ही आवेश को किसमें मेजर करते हैं? कूलम में, इसलिए आवेश का मात्रक कूलम। इसके बाद न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, किसी बच्चे को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, आपके सामने है। और अब हम इसके आगे की बात करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो सब बच्चे क्वेश्चन लिखें जल्दी से फटाफट। सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें और जल्दी से क्वेश्चन लिखें सब बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप लोगों के पूरे मजे लिए जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? क्वेश्चन है, आवेशों का, बोर्ड पर लिख देते हैं, आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? बोर्ड पर लिखा है, आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? लिख लिया? आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है? सब बच्चे लिख चुके होंगे, वेरी गुड, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, आप लोग जानते हैं हमने पिछले 3-4 दिन की क्लास में, और मंडे से स्टार्ट किया था चैप्टर, पिछले 3-4 दिन की क्लास में वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कैसे उत्पन्न की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे छोटा पार्ट जो स्टार्टिंग वाला होता है जिसे हम कहते हैं आवेश, वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, वो हमने सीख लिया है 3-4 दिन में, इतना सब कुछ। अब हमें उस आवेश को उत्पन्न करना तो सीख लिया है कि आवेश इस तरह से उत्पन्न किया जाता है, घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और कैसे जाता है वो भी हमने देख लिया, उसके इंटरनली प्रोसेस, और इसके बाद हमने उसके प्रकार भी सीख लिए। अब हमें आवेश को जोड़ना सीखना है। क्वेश्चन क्या लिखा है, आवेशों का बीजगणितीय योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब हमें आवेशों को जोड़ने के बारे में सीखना है कि हम किस तरह से आवेशों को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो किसी जगह पर, किसी वस्तु पर कहीं से बहुत सारे आवेश आ रहे हैं अलग अलग जगह से, और वो सब आवेश उस पर पहुंच जाएं, जाकर के मिल जाएं, तो फिर क्या होगा, उसका उस वस्तु का कुल आवेश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कैसे, आप देखिए, हम एग्जांपल देके बताते हैं।
सब बच्चे बोर्ड पर अच्छे से देखना बेटा क्वेश्चन को, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल आएगा जो आप लोगों से करवाया जाएगा। सबसे पहले उसको घर वाले नाश्ता पानी देंगे, जो नहीं करके दिखाएगा वो तो आलसी बच्चा होता ही है, फिर उसको घर वाले कुछ नहीं देंगे। इधर देखो सामने, आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, निकाय। इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं निकाय। ये निकाय है, इस पर अलग अलग जगह से आवेश आ रहा है, जैसे कि इधर से आवेश आ रहा है, 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 और ये आने वाला आवेश सब कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इधर से सपोज दैट कोई आवेश आ रहा है 2 कूलम, 2 कूलम। इधर से कोई आवेश आ रहा है 3 कूलम, इधर से कोई आवेश आ रहा है 4 कूलम, और इधर से कोई आवेश आ रहा है 6 कूलम। अब आपसे पूछा जाए कि इस निकाय का या इस सिस्टम का कुल आवेश कितना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं बड़ी आसानी से, इस निकाय का इस सिस्टम का कुल आवेश कितना होगा। कितना होगा जोड़ लो, पता चल जाएगा। देखो इसको 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, यानी इस पूरे निकाय का या सिस्टम का कुल आवेश होगा 15 कूलम। कितना आवेश होगा, 15 कूलम। बताओ होगा कि नहीं होगा। कितना आसान तरीका है, बस यही हमें सीखना है कि किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होता है, जैसे ये निकाय है, ये सिस्टम है, इसका ये जो कुल आवेश है 15 कूलम, ये इसके अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। यही आवेशों का बीजगणितीय योग का नियम है। बहुत सिंपल नियम है कि नहीं है। किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है, जैसे कुल आवेश इसका टोटल कितना है 15 कूलम, तो ये कुल आवेश कैसे होता है, इसके पास जो अलग अलग आवेश हैं उन सबके योग के बराबर। योग मतलब होता है जोड़ना, उन सबको जोड़ ले तो इसका हमें कुल आवेश प्राप्त हो जाता है। जैसे कि 2 कूलम प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, सबको जोड़ लेंगे तो इसका कुल आवेश कितना मिल जाएगा, 15 कूलम। बस इसी को हम बोलते हैं आवेश का बीजगणितीय योग का नियम। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने वाला, ये तो सबको आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है आवेश का बीजगणितीय योग का नियम क्या है, तब आप लोग इसका आंसर लिखें सब बच्चे जल्दी। दूसरे वाले में आप देखेंगे, यहाँ लिखा है 5 कूलम, यहाँ लिखा है -6 कूलम, यहाँ लिखा है 2 कूलम, यहाँ लिखा है 4 कूलम, यहाँ लिखा है -1 कूलम। तो अब तो देख लिए होंगे। ओके, हाँ चलो किसी से पूछें। खुशी आपका सेकंड वाले का आंसर कितना आया है, खुशी गुप्ता बताइए, सेकंड वाले सिस्टम का आंसर कितना। अच्छा 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 अच्छा, और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको नंबर, ये देखो फर्स्ट वाले का आंसर आप देखेंगे कैसे करेंगे अपन। फर्स्ट वाले का आंसर तो अपन देखेंगे यहाँ कुल आवेश या निकाय का कुल आवेश, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर आप लोग देख लें, अगर किसी बच्चे को नहीं देखे हो तो यहाँ लिखा है 2 तो इसको लिखेंगे, यहाँ लिखा है 3 तो इसे प्लस करेंगे, यहाँ लिखा है 6 प्लस का है तो इसे प्लस करेंगे, यहाँ लिखा है 8 प्लस का है तो इसे प्लस करेंगे, यहाँ लिखा है 3 प्लस का है तो इसे प्लस करेंगे और सबको प्लस कर लेंगे। कितना हुआ सबको प्लस करके देखेंगे तो 2 और 3 5 और 6 11 और 8 19 और 3 22 आवेश है, तो किसमें लिखना चाहिए आवेश को, कूलम में। आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का 22 कूलम। जिन बच्चों का 22 कूलम आया है वो समझ ले बिल्कुल राइट है। अब हम देखते हैं बी वाले का आंसर, ध्यान से देखा सब बच्चे। बी वाले का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश में आप देखेंगे बेटा यहाँ लिखा है 5 कूलम तो अपन लिखेंगे 5, यहाँ लिखा है माइनस का 6, ध्यान देना यहाँ माइनस का 6 लिखा है तो आप माइनस का 6 लिखेंगे। यहाँ 2 कूलम लिखा है, ये प्लस का ही है तो आप इसे प्लस का लिखेंगे। यहाँ 4 कूलम लिखा है, ये प्लस का है तो आप इसे प्लस का लिखेंगे 4। यहाँ 1 कूलम लिखा है माइनस का है तो आप इसे लिखेंगे माइनस का 1 कूलम। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा सॉल्व करके, आप प्लस प्लस वाले सॉल्व कर लो तो 5
और 2 7 और 4 11 माइनस, अब माइनस माइनस वाले प्लस करें तो -6 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और प्लस के 11 में से माइनस का 7 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 4 कूलम। तो आपका आंसर आया 4 कूलम। तो सेकंड वाले का आंसर है 4 कूलम और फर्स्ट वाले का आंसर है 22 कूलम। जिन बच्चों को नहीं आया है वो नोट कर सकते हैं, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं इसको, है ना। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है बिंदु पी पर कुल आवेश कितना होगा। तो बिंदु पी पर कुल आवेश आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे बिंदु पी पर कौन कौन सा आवेश आ रहा है। तो आप देखेंगे एरो का निशान दिखा रहा है कि 3 कूलम आवेश बिंदु पी पर आ रहा है, आपने 3 कूलम लिख लिया। सब बच्चे ध्यान से समझना, 5 कूलम आवेश बिंदु पी पर आ रहा है तो आपने 5 कूलम लिख लिया। 7 कूलम आवेश भी बिंदु पी पर आ रहा है तो आपने 7 भी लिख लिया। अब आप देखेंगे ये जो 1 कूलम है उसमें एरो का निशान बिंदु पी से बाहर की साइड लगा है। ये एरो का निशान दिखा रहा है कि ये 1 कूलम आवेश बिंदु पी से बाहर जा रहा है, बिंदु पी पर आ नहीं रहा है, बिंदु पी से जा रहा है। और बिंदु पी से जब ये आवेश जाएगा तो बिंदु पी का आवेश तो कम होगा ना, क्योंकि उससे निकल के जा रहा है, और कम होगा तो किसमें आएगा, माइनस में। भले यहाँ पर 1 माइनस का नहीं लिखा है लेकिन 1 फिर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे आवेश जा रहा है बिंदु पी से, एरो का निशान दिख रहा है, आवेश बाहर की ओर जा रहा है, और जब आवेश बिंदु पी से जा रहा है तो बिंदु पी का आवेश तो कम होगा, और कम होगा तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग हमारी। और ये आवेश प्लस के क्यों लिखे, तो ये तो आ रहे हैं, एरो का निशान दिख रहा है बिंदु पी की ओर आता हुआ, ये वाला आता हुआ एरो का निशान, ये भी आ रहा है, इसलिए प्लस के लिखे हैं। ऐसे आप 10 कूलम को देखो, ये एरो का निशान ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बिंदु पी से आवेश बाहर की ओर जा रहा है, और बाहर की ओर जा रहा है तो बिंदु पी का आवेश तो कम होगा ना। तो बिंदु पी यहाँ पर आप जो 10 लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि 10 कूलम आवेश बिंदु पी से बाहर जा रहा है निकल के, तो ये आवेश तो माइनस हो गया, जो बाहर चला गया वो तो चला गया, कम हो गया वो तो माइनस का 10। अब आप इसे सॉल्व कर लो, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 टोटल मिला के कितने हो गए, 15 हो गए कि नहीं। माइनस का 1 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 11। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 कूलम। यहाँ बेटा कूलम लिखना जरूरी है, ये फिजिक्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो अगर उसका ऐसा ही मात्रक यहाँ नहीं लिखते हो तो कंफर्म है कि आपका 1 नंबर कटेगा, भले ही वो पूरा न्यूमेरिकल खुद 2 नंबर का हो पर आपका 1 नंबर कटेगा, केवल इस छोटी सी गलती की वजह से। ये फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक करने का रूल होता है, समझ गए बात को। तो आपका ये ऐसा ही मात्रक यहाँ लिखा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप देखेंगे बी वाला आंसर कैसे सॉल्व करना है, ये तो हमने ये वाला करके दिखा दिया, अब हम बी वाले को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ इसका आंसर लिखते हैं, हाँ सब बच्चे देखें, यहाँ हम लिखते हैं इसका कुल आवेश। अब क्वेश्चन में हम पहले देख चुके हैं, नीचे दिए गए लिखा है हमें बिंदु पी पर कुल आवेश ज्ञात करना है, दोनों में हमें बिंदु पी पर कुल आवेश ज्ञात करना है। तो हम सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि बिंदु पी पर कौन सा आवेश आ रहा है। एक तो 3 कूलम आवेश आ रहा है, तो 3 कूलम किसका हो गया, प्लस का, और 9 कूलम भी बिंदु पी पर आ रहा है तो उसी में ऐड हो जाएगा प्लस का। 5 कूलम आवेश भी बिंदु पी पर आ रहा है तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। लेकिन अब 8 कूलम की बात करें तो बिंदु पी पर आ नहीं रहा है, उल्टा बिंदु पी से निकल करके बाहर जा रहा है, दिख रहा है एरो का निशान कि ये बिंदु पी से बाहर जा रहा है, और बाहर जा रहा है तो किसका होगा, माइनस का। 6 कूलम आवेश को ध्यान से देखिए, बिंदु पी से निकल करके बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो किसका होगा, माइनस का, होगा कि नहीं होगा। तो अब आप इसे देखेंगे कि आपका इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 9 3 और 9 और 5 टोटल कितना हो गया, 17 प्लस का, और माइनस का कितना हो गया, 8 और 6 देखेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया कि नहीं। और 17 में से 14 आपका जाएगा, कितना बचेगा, 3 कूलम, यानी आपका आंसर आ गया 3 कूलम। अब सब बच्चे इसे नोट कर लें,
अगर किसी बच्चे को कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ। सब बच्चे अच्छे से देखना, हम बिंदु P पर कुल आवेश कैसे निकालेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखें। तो आप देखेंगे कहीं से भी लेना स्टार्ट करो, यहाँ से करते हैं। 5 कूलम आवेश बिंदु P की ओर जा रहा है, ये बिंदु P है, तो ये किसका होगा? 5 कूलम आवेश प्लस का, क्यों? क्योंकि बिंदु P की ओर जा रहा है। 3 कूलम आवेश ये भी बिंदु P की ओर जा रहा है, तो ये भी किसका होगा? प्लस का। 2 कूलम आवेश ये भी बिंदु P की ओर जा रहा है, तो ये भी किसका होगा? प्लस का। बिंदु P में जाके इंक्लूड होते जाएंगे ना, और हमें बिंदु P का टोटल आवेश ज्ञात करना है। अब आप इसके आगे देखेंगे कि अब 8 कूलम आवेश है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये 8 कूलम आवेश पहली बात तो बिंदु P से बाहर जा रहा है, दिख रहा है ये एरो का निशान, बिंदु P से बाहर जा रहा है। ये 8 कूलम आवेश बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एरो का निशान बाहर की ओर है। अब ये आवेश बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो बिंदु P का आवेश तो कम होगा कि नहीं होगा? कोई आवेश बिंदु P से बाहर जा रहा है निकल करके, तो कम ही होगा बिंदु P का आवेश। तो ये 8 कूलम आवेश बिंदु P से बाहर जा रहा है, एरो का निशान लगा, इसलिए आवेश कम हो रहा है, तो क्या आएगा? माइनस। लेकिन कितना आवेश बाहर जा रहा है? माइनस का 8 कूलम। इस बात को ध्यान से देखें, कितना आवेश बाहर जा रहा है? माइनस का 8 कूलम। ये माइनस क्यों आया? ये वाला माइनस, ये माइनस तो इसलिए आया है कि ये आवेश बिंदु P से बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो क्या आएगा? बाहर जाने के लिए माइनस, क्योंकि बिंदु P का आवेश कम हुआ है, और आवेश कम हुआ है तो माइनस तो आएगा ही। और कितना आवेश बाहर जा रहा है? तो वो जा रहा है माइनस का 8 कूलम। तो ये तो आवेश की वैल्यू हो गई है, और ये वाला माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये आवेश बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने के लिए माइनस आ गया। इसके बाद आप देखेंगे कि 10 कूलम, तो 10 कूलम आवेश कहाँ जा रहा है? ये भी बिंदु P से बाहर जा रहा है, एरो का निशान दिखा रहा है कि ये बिंदु P से बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो किसका आएगा? माइनस का। और 10 कूलम है तो 10, लेकिन 10 तो यहाँ खुद तो प्लस का है, तो इसलिए 10 के साथ माइनस नहीं आया, केवल एक ही माइनस आया है, जो ये दिखा रहा है कि आवेश बिंदु P से बाहर जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा? 5 + 3 + 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस +8, और ये माइनस का 10। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 2 10 और 8 18, 18 माइनस 10, तो आंसर कितना आएगा? 8 कूलम। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया है? प्लस का 8 कूलम। सब बच्चे अच्छे से देखें इस न्यूमेरिकल को, और देख करके हमें बताएं समझ में आया है कि नहीं। जिस बच्चे को ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया हो वो हमें मैसेज या फिर बोल करके बता सकते हैं कि सर एक बार और समझा दो, हम एक बार और समझा देंगे। सब बच्चे अच्छे से देखें, सब बच्चे आपके सामने है बोर्ड पर। इसमें ये बिंदु P है, और इस बिंदु P का आपको कुल आवेश ज्ञात करना है, और वैल्यू आपको दी जा रही है 3 कूलम, थोड़ा बड़ा लिखें, 3 कूलम, 4 कूलम, 7 कूलम, माइनस का 6 कूलम, और ये आप देखेंगे प्लस का 6 कूलम। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है 3 कूलम, ये 4 कूलम, ये 7 कूलम, ये माइनस का 6 कूलम, और ये प्लस का 6 कूलम, और ये बिंदु P पर आपको कुल आवेश ज्ञात करना है। करके दिखाएं जल्दी, सब इसको नोट कर लें सब बच्चे अच्छे से। और ये आपका, हाँ जो भी आएगा, सिकरवार जी ने आंसर बताया है, बिल्कुल सही है। अगर सिकरवार जी ने बताया है तो सही होगा, बिल्कुल ठीक है। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, और आपका आवेश का जोड़ने घटाने वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है।